करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो अधिवासों से संबंधित जो ये हमारा टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों के बारे में बातचीत करनी है। तो अधिवास किसे कहते हैं? अधिवास की प्रतिरूप क्या होते हैं? राजस्थान में कितने प्रकार है? अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ग्रहों को निर्माण करने में कौन-कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तथा राजस्थान में इनकी किस प्रकार की अलग-अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिवास क्या होता है? तो अधिवास जिसे हमें कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये ह्यूमन सेटलमेंट का अर्थ होता है कि ह्यूमन जो है यानी इंसान है, जो मानव है, वो कहाँ पर रहता है। तो अधिवास जो होते हैं, वह कई रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। घने रूप में देखने को मिल सकता है, यानी बहुत सारे मकान आपको पास-पास देखने को मिल सकते हैं। कुछ मकान आपको छितराए हुए देखने को मिल सकते हैं, स्कैटर्ड मिल देखने को मिल सकता है। एक मकान यहाँ पर है, एक मकान यहाँ पर। तो एक ऐसा गाँव जहाँ पर बहुत सारे मकान पास-पास देखने को मिलते हैं और एक ऐसा मकान जहाँ पर आपको अलग-अलग काफ़ी दूरी पर हमें मकान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार क्या लिया? हमने आधार लिया कि मकानों के बीच की दूरी कितनी है। जब मकानों के बीच की दूरी काफ़ी कम है, तो हमने कहा कि ये एक सघन बस्ती है और मकानों के बीच में अगर जो जगह है, काफ़ी कम है, काफ़ी अधिक है और दूरी अधिक है, तो हमने कहा कि ये विरल है, स्कैटर्ड है, वो पकीर्ण बस्तियों के रूप में पहचानी लगी है। तो ये जो प्रतिरूप होते हैं, वो कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हो सकते हैं और इनको निर्धारित करने में कई तथ्यों का योगदान होता है, जैसे कि तालाब। तालाब के चारों तरफ आपको गोल-गोल से मकान देखने को मिलेंगे, यानी तालाब के चारों तरफ आपको गोल-गोल रूप में बीच में तालाब है और तालाब के चारों तरफ आपको लोग अपने मकान बसाते हुए नज़र आएँगे। क्यों ब नज़र आएँगे? क्योंकि तालाब जो है वो अभी तो घर-घर में सबके नल पहुँच गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो पानी का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था, वह था तालाब। तो तालाब के चारों तरफ हो सकते हैं मकान, किसी कृषि भूमि के समीप हो सकते हैं, उससे भी तय होता है जैसे कि एक तरफ कृषि भूमि है, ये पूरा का पूरा कृषि भूमि है, तो गाँव यहाँ पर कृषि भूमि में तो बसेगा नहीं, इसके ठीक पास में यहाँ पर बस जाएँगे। इसी प्रकार से इस कृषि भूमि के बीचों-बीच भी मकान बना सकते हैं। 2 सड़कें जा रही है, कच्ची-पक्की सड़क जा रही है, तो वहाँ पर आपको ट्रायंगल नज़र आ सकता है। कोई नदी जा रही है या रेलवे की लाइन जा रही है, तो उसके आस-पास में आपको एक लीनियर पैटर्न देखने को मिल सकता है। जो इस क्लास में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मेरे शब्द नए हो सकते हैं, लेकिन जो पहले की क्लासें अटेंड कर चुके हैं, उन सबको पता है कि मैं किस प्रकार से इनके पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से नदी हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे कोई सड़क मार्ग हो, किस प्रकार से एक बस्ती के पैटर्न को तैयार करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में प्राचीन समय में एक सरस्वती नाम की पवित्र नदी बहा करती थी और आज भी घग्गर नदी के पेटे में जिसे नाली कहा जाता है, वहाँ पर इसके उदाहरण अभी भी देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ पर ऐसे फॉसिल्स मिले हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन नदियों के आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न सिविलाइजेशन या सभ्यताओं का विकास हुआ है। चाहे हम उदयपुर में आयड़ नदी की बात करें, चाहे हम सीकर की नदियों की बात करें, गणेशपुर सभ्यता या फिर हम घग्गर नदी के पेट में बसी हुई विभिन्न प्रकार की कालीबंगा, हड़प्पा जो सिंधु नदी के तटगत क्षेत्रों पे आपको देखने को मिलती हैं। ये सभी जो सभ्यताएँ हैं, वो नदी के आस-पास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। कारण क्योंकि नदियों से उन्हें पीने का पानी और उन्हें कृषि योग्य जो पानी की आवश्यकता थी, वो प्राप्त होती थी। तो सिंचाई साधनों का अभाव, अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचित एक कृषि क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको एक पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा और वहीं आपको एक पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर
इन सभी कारकों का कुछ न कुछ प्रभाव हमारे आवास पर, हमारे हैबिटेशन पर, हमारे सेटलमेंट पर बिल्कुल पड़ा। यहाँ पर एक हैबिटेट वर्ड आया है। हैबिटेट जो है एक एनवायरमेंटल स्टडी का वर्ड है। इसका अर्थ होता है मनुष्य का पता, मनुष्य का एड्रेस, मनुष्य कहाँ रहता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। और मनुष्य जहाँ पर काम करने जाता है, वो उसका कहलाता है निश्चय, या इसे निश्चय के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ड है हैबिटेशन या सेटलमेंट, तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। हम बात करते हैं कि हम विभिन्न जनजातियों के बारे में कहा, तो विभिन्न जनजातियों को देखा तो कुछ जनजातियां हैं जो स्थायी रूप से रहती हैं और कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं जो अस्थायी रूप से रहती हैं। अब जितने भी हमने अस्थायी जनजातियों को पढ़ा, तो उनमें हमने देखा था कि उनके जो मकान है वो भी काफी अस्थायी थे। उन्होंने अपने जब मकान बनाए, इस प्रकार से बनाए कि कभी भी इन मकानों को छोड़कर हम किसी दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकें। दूसरा, इन सभी जो जनजातियाँ हमने पढ़ी, उनके जो मकान थे, वो किसी न किसी जल क्षेत्र के पास हो या किसी घास भूमि के छात्र पास हो, वहां पर बनाए, ये पेड़ों की मचानों पर बनाए या पहाड़ों की ढालों पर बनाए, तो कुछ न कुछ तो वहां की जो जलवायु या वहां की जो स्थलाकृति की जो विशेषताएं थी, उन्होंने प्रभावित किया कि उनके मकान कहाँ पर बनेंगे। फिर हम बात करते हैं कि उनके मकान किससे बनेंगे। तो हमने देखा कि जो जंगलों में रहते थे, वो लोग अपने मकानों का निर्माण लकड़ियों से, पेड़ों की छालों से, पत्तियों से, इस प्रकार से वन से मिलने वाले उत्पाद और विभिन्न प्रकार की जानवरों की खालों से अपने मकान बनाते थे। वहीं हम एस्किमो की हमने बात की, तो वहां पर तो वनस्पति होती ही नहीं है, तो वहां पर बर्फ की सिलाई थी और सील मछली की चमड़ी थी, या बारहसिंगे की जिसे कह सकते हैं कि कैरिबो कहते थे, कैरिबो की खाल थी, तो उस खाल से उन्होंने अपने मकान बनाए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि घास क्षेत्रों में है, तो वहां पर घास फूस से या तंबू के माध्यम से उन्होंने अपने मकान बनाए। तो डिपेंड करता है कि वह कहाँ पर निवास करता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी ऐसी भवन निर्माण की सामग्री है, वो उसे आसानी से मिल जाती है। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें मिट्टी मिल जाती है या फिर हमें जो पत्थर है वो आसानी से मिल जाता है। तो हम मिट्टी की गारे से अपने मकान बनाते हैं या पत्थरों से अपना मकान बनाते हैं। लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ चुकी है, तो हम कहीं से भी, रहते पाली में हैं लेकिन धौलपुर का पत्थर लगा रहे हैं या जैसलमेर का पत्थर लगा रहे हैं। तो ये सभ्यता अभी बदल चुकी है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है उसके आसपास में देखेंगे, तो एक ग्रे कलर का आपको पत्थर देखने को मिलेगा, जिसमें महीन से छोटे-छोटे से काले-काले से दाने देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम उसे नाडोल का पत्थर कहते हैं। तो नाडोल की पहाड़ियों का पत्थर का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जोधपुर के आसपास की खदानें, चाहे बटली की हो, चाहे केरू की हो, वहां पर मिलने वाले सैंडस्टोन, जिसे हम जोधपुर का भाटा कहते हैं या जोधपुर का पत्थर कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं मकान को बनाने में। हम सीमेंट और आरसीसी का प्रचलन बढ़ चुका है। और ये डिपेंड करता है, जैसे कि हम रेगिस्तानी क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो वहां पर ईंट और गारे के स्थान पर आपको मिट्टी की अ, ईंटें देखने को मिलेगी और गारे का प्रयोग होते हुए देखने को पड़ेगा। घास-फूस का वहाँ पर प्रयोग करने का झोंपड़े वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इतना हो करने के बाद हम सभी चीज़ों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। केवल इतने में कि किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, ये दिखने में किस प्रकार के होते हैं, भवन के निर्माण में हमने किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया। तो भवन की सामग्री का निर्माण उस स्थान विशेष पर निर्भर करती है, जिस स्थान पर हम रहते हैं। बढ़ते हैं पैटर्न, सेटलमेंट के पैटर्न्स किस प्रकार से बनते हैं। अब सेटलमेंट्स का पैटर्न्स का अर्थ है कि घर और घरों के बीच की दूरी, स्पैटियल रिलेशंस बिटवीन होम्स। अब होम्स के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस है, जैसे कि दो मकान एक दूसरे के बिल्कुल पास-पास निकट हो सकते हैं, जैसे कि हमने गाँवों के अंतर्गत देखे या फिर दूर-दूर भी देखने को मिल सकते हैं। तो पास-पास जो मकान तो हमें देखने को मिलेंगे शहरों में, गाँवों में आपको मकान थोड़े-थोड़े से दूर देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको मकान जब मिलेंगे तो मकान के बीच वहाँ पर आपको एक पैटर्न सेट देखने को मिलेगा। पैटर्न किस प्रकार से सेट देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि कोई अगर एक मकान है, तो मकान में इस प्रकार से गोल हो सकता है या फिर कह सकते हैं कि वो चौकोर हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पर आपके जो मकान होंगे, वो मकान किस प्रकार से होंगे, तो मकानों में आकार, ठीक है?
तो बीच में अगर कह सकते हैं कि हमारा मकान है, यहाँ पर मकान यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक मेहमानों के लिए जगह बना रखी है और यहाँ पर हमने पशुओं को बांधने के लिए एक बाड़ा बना रखा है। साइड की जगह हमने सारी की सारी खोल रखी है अपने पेड़-पौधों के लिए छोटी-मोटी सी, वहाँ पर हम साग-सब्जी भी उगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शहरों की बात करें, तो शहरों में मकान किस प्रकार से देखने को मिलेंगे? आप देखेंगे कि शहरों के मकान हैं, तो एक मकान उसके ठीक पास में यहाँ पर 1% भी वहाँ पर जगह की आप क्या कह सकते हैं कि वेस्ट नहीं होने दिया जाता है। एक दूसरे से दीवारें सटी हुई ही और इस प्रकार से आपको वहाँ पर मकान देखने को मिलेगा। यानी काफ़ी कंजेस्टेड एरिया आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर बीच में आपको गली मिल सकती है और हो सकता है कि गलियाँ भी बहुत कम। न्यूनतम गलियों के लिए जगह छोड़ी जाती है, लेकिन जो प्लांट सिटी होती है उसमें आपको गलियों गलियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आस-पास में तो हम इस बस्तियों को किस प्रकार से कहेंगे? तो ये जो बस्ती है, इस बस्ती को हम कहेंगे, ये है हमारी सघन बस्ती, ठीक है? और ये जो है, ये बस्ती हमारी रहेगी आपके प्रकीर्ण बस्ती। कुछ याद आ रहे होंगे कि स्कैटर्ड किस प्रकार से खुली-खुली सी बस्ती है और ये है ऐसी बस्ती जिसमें पास-पास से मकान बने हुए हैं। तो अलग-अलग प्रकार की मकानों के पैटर्न सेट देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न नज़र आता है, तो पैटर्न को हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि अगर कोई नदी बह रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर कोई नदी जा रही है, इस प्रकार से नदी जा रही है और नदी के दोनों तरफ कह सकते हैं कि मकान बनाएँगे। लोग क्योंकि नदी पर उनकी अर्थव्यवस्था है और नदी के किनारे-किनारे यहाँ पर एक का मकान है, एक का मकान जो है वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक मकान है, फिर यहाँ पर मकान है, फिर यहाँ मकान है। नदी से ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता नदी से पूरी होती है। तो अलग-अलग लोगों ने नदी के किनारे-किनारे पर इस प्रकार के नदी जहाँ-जहाँ पर जिस दूरी पर जाएगी उस प्रकार से मकान। यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो गया। पैटर्न किस प्रकार से सेट हो गया कि यहाँ पर हम लीनियर पैटर्न तैयार हो गया। एक रैखिक रूप में यहाँ पर मकान बन गया। इसी प्रकार से अगर इसको नदी न कहकर मैं कहूँ कि ये एक रोड है, एक हाईवे है, हाईवे के पास-पास भी आपको इसी प्रकार के लीनियर पैटर्न देखने को मिलेंगे। ये आपको एक रेल मार्ग, सड़क मार्ग या नदी कुछ भी हो सकता है, उसके पास आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा। यही अगर कह सकता हूँ कि अगर कोई बीचों-बीच आपके मान लीजिए कि शहर जो आपका जो घर है उसका, उसमें बीचों-बीच आपके कह दीजिए यहाँ पर एक मकान है मंदिर है। मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि ये एक मंदिर है, एक पूजा और आस्था का केंद्र है। इस पूजा और आस्था के केंद्र में चारों तरफ से कह सकते हैं कि गलियाँ आती हैं, क्योंकि सभी जो लोग हैं, सभी वास के जो लोग हैं, इस मंदिर में पूजा करने के लिए अवश्य आता है। एक गली चौधरियों के पास से आ रही है, एक गली यहाँ पर राजपूतों के पास से आ रही है, एक गली जो है यहाँ से ब्राह्मणों के पास से आ रही है। सभी गलियाँ जो हैं, वो यहाँ पर सीधे पूजा अर्चना के केंद्र पर पहुँच रही है और जो मकान होंगे, वो मकान जो बनेंगे, वो इनके बीच में बनेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मकान है, यहाँ पर मकान है। एक बाँस हो गया चौधरियों का, एक हो गया ब्राह्मणों का, एक हो गया राजपूतों का। तो अलग-अलग प्रकार के बाँस यहाँ पर खेत होंगे और यहाँ पर एक बन गया गाँव। तो यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो गया। इस पैटर्न को हम कह सकते हैं, इसको हम रेडियल पैटर्न कह सकते हैं। एक ही जगह पर कह सकते हैं कि सारे के सारे जो रास्ते हैं, वो पहुँच रहे हैं पूजा और आस्था के केंद्र पर। ये पूजा का आस्था का केंद्र भी हो सकता है। ये एक गाँव के सरपंच का मकान हो सकता है, ये किसी प्रकार का बेहतर है। तो यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो गया है, तो ये कहलाता है पैटर्न। किसी कोई पैटर्न को और हम तरीके से कह सकते हैं कि जो ये पैटर्न जो होते हैं, कई तरीकों से सेट हो सकते हैं। पैटर्न सेट होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर या फिर तो मान लीजिए ये एक रास्ता हाईवे निकल रहा है इस तरफ से और दूसरा जो हाईवे है, वो यहाँ पर इस प्रकार से निकल रहा है। 2 हाईवे यहाँ पर ये है, बीचों-बीच चौराया, ठीक है? अब इस चौराहे के दोनों तरफ कह सकते हैं कि आपने एक कॉलोनी काटी है। कॉलोनी किस प्रकार से काटी है कि आप देखेंगे यहाँ पर एक रास्ता बनाया मैंने, 1 मिनट रुकिएगा और मैंने कहा ये यहाँ पर मैंने एक कॉलोनी काटी है। इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से मैंने चौराहे के दोनों तरफ एक रहवासी भूखंडों की नीलामी रखी है और इस रहवासी भूखंडों के बीच में मैंने कुछ रास्ते बनाए इस प्रकार से ये ब्लैक ब्लैक मैं रास्ते बना रहा हूँ। तो ये रास्तों का पैटर्न है
और बीच में जो आप येलो रंग में और रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये हाईवे है, ठीक है? 2 हाईवे है, एक तो जैसलमेर की तरफ जा रहा है और एक जयपुर की तरफ जा रहा है और उसके दोनों तरफ के जो किनारे हैं, उस किनारों पर मैं यहाँ पर एक कॉलोनी काट रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलोनी काटी है और इस कॉलोनी में मैंने ये रास्ते बनाए, सारे के सारे जो रास्ते हैं, वो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे की तरफ जा रहे हैं या फिर ये मुख्य जो सड़क है, तो वो आपके हाईवे की तरफ जा रही है। जैसे कि ये रास्ता हाईवे की तरफ जा रहा है, ये रास्ता भी हाईवे पर जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने सारी की सारी कॉलोनी बसाई है और इस कॉलोनी के बीचों-बीच मैं जब मकान बनाऊँगा, तो वो मकान मेरे किस प्रकार से नज़र आएँगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मकान बने, यहाँ पर मकान बनेंगे, ये एक ही मकान बना रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मकान बनेंगे। तो बहुत सारे मकान जब यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो गया। पैटर्न सेट किस प्रकार का हो गया कि अगर इसको काफ़ी ऊँचाई से हम देखेंगे, तो हमें लगेगा कि ये चेकर्ड बोर्ड है। ये एक शतरंज का चेकर बोर्ड है, उस चेकर बोर्ड के अनुसार यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न है, वो सेट होता है अलग-अलग तरीकों से, तो इसे कहते हैं पैटर्न, ठीक है? ये तो हो गया पैटर्न और पैटर्न के बाद मैं कहता हूँ प्रकार। प्रकार को हम अलग-अलग तरीकों से हमने डिफाइन किया था कि वो सघन हो सकता है, वह खुला-खुला हो सकता है, वो कंपोजिट हो सकता है, वो अलग-अलग प्रकार का अर्धसंहत हो सकता है। हमने अलग-अलग प्रकार के पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है पहले से ही, प्रीवियस वीडियो अवश्य देखें। तो पैटर्न्स तय किस प्रकार से होते हैं? तो मकानों के बीच की दूरी के आधार पर कुछ पूर्वे और पल्ली हो सकते हैं या कुछ फाल या फला हो सकते हैं जिसे हैमलेट हैमलेट कहा जाता है या फिर इसे हम कह सकते हैं ढाणी कह सकते हैं। ये ढाणी के रूप में हमें देखने को मिल सकता है या फिर बिल्कुल पास-पास में आपको मकान देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से वितरण और प्रतिरूप इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसको मैंने अभी समझाया है। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है पास-पास और दूर-दूर। ये क मैंने कहा कि ये कंपोजिट है या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर कॉम्पैक्ट है, ठीक है? और एक-दूसरे में कह सकते हैं कि वहाँ पर ये स्थिति है काफ़ी दूर-दूर। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का हो सकता है, पैटर्न उसका स्टार हो सकता है, उसका रेडियल हो सकता है, उसका चेकर बोर्ड टाइप हो सकता है, उसका एक गोल आकार में हो सकता है, रेक्टेंगुलर आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, तो पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क होता है। वितरण का अभिप्राय होता है अधिवासों के समूह, कितने मकान एक साथ पाए जाता है या कितने मकान बिखरे-बिखरे पाए जाते हैं। और अधिवास का प्रतिरूप का अर्थ होता है कि बिखराव और समूह का जो वितरण का ज्ञान करता है कि वहाँ पर उसका जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से नज़र आता है। यदि हम कह सकते हैं कि उसका धरातल पत्रक यानी उसकी टोपोग्राफिक शीट जो होती है उसको देखें तो हम उसके पैटर्न के बारे में जान सकते हैं। तो पटवारी के पास इस प्रकार का एक जो मैप होता है वो हमें देखने को मिलता है और इस मैप की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि पैटर्न किस प्रकार का है या फिर हम इस पैटर्न का अगर पता लगाना चाहे तो हमें इस पैटर्न का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैप का उपयोग करना पड़ेगा। उस सैटेलाइट मैप के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार का पाया जाता है। सैटेलाइट मैप देखना चाहेंगे? अभी हाथों-हाथ बता देते हैं आपको। तो सैटेलाइट मैप जो है इस प्रकार का इस मैप के माध्यम से हमें किसी क्षेत्र का पैटर्न पता लगाना हो, तो हम पैटर्न का किस प्रकार से पता लगाते हैं, जैसे कि हम पहुँच जाते हैं सीधा यहाँ पर महान झील क्षेत्र और महान झील क्षेत्र में हम चले जाते हैं न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में हम पता लगाते हैं कि यहाँ का पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो काफ़ी प्लांट सिटी है, इसलिए यहाँ पर पैटर्न आपको कह सकते हैं कि थोड़ा-सा स्क्वायर देखने को मिल सकता है या रेक्टेंगुलर देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, चलिए हम जयपुर चलते हैं और जयपुर का पैटर्न, जयपुर भी एक वन ऑफ द प्लांट सिटी है। इसी प्रकार से चंडीगढ़ भी है, जो भी आपके एक प्लांट सिटी के रूप में देखने को मिलती है। तो प्लांट सिटी होने के कारण यहाँ पर जितने भी आपको मकान देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे जो मकान हैं, वो एक-दूसरे से आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन में या फिर हम इससे कह सकते हैं कि एक-दूसरे को समकोण पर काटती हुई आपको दीवारें वहाँ पर रोडें देखने को मिल सकती हैं। तो ये पैटर्न वहाँ पर सेट होता है। देखिएगा हम चंडीगढ़ पहुँचे, ठीक है? चंडीगढ़ को अगर आप देखिएगा
तो यहाँ पर आप इस पैटर्न को चेक करेंगे तो आप पाएँगे कि इनकी जो जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी रोड हैं, वो स्क्वायर में काटी है। देखिएगा ये रोड सीधी है तो पूरी की पूरी चंडीगढ़ में आपको सीधी नज़र आ रही है। ये रोड इस तरफ जा रही है तो बिल्कुल एकदम सीधी जा रही है। तो चंडीगढ़ में आपको इसी प्रकार से सीधी सड़कें देखने को मिलेगी, बीच में भी आपको इसी प्रकार से सीधी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक चेकर्ड बोर्ड टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा कह सकते हैं कि पहुँच जाते हैं हम, पाली पहुँच जाते हैं या फिर जोधपुर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ जैसी जगह मिली, वहाँ पर लोग बस गए और वहाँ पर अपना मकान बना दिया। चाहे पाली की बात करें, चाहे हम कह सकते हैं कि हम रानी की बात कर सकते हैं कि रानी में किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो रानी का जो पैटर्न है वो आपको इस प्रकार का ही देखने को मिलेगा कि अव्यवस्थित सा देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा रानी, लेकिन रानी की जो मुख्य जो बनावट है वो किस प्रकार की है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेलवे लाइन गुजर रही है, ठीक है? तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ आप देखेंगे, दोनों तरफ मुख्य जो बाज़ार है, वो किस प्रकार से, तो ये मुख्य लाइन निकल रही है, रेलवे लाइन निकल रही है और रेलवे लाइन के ठीक दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा कि इस रेलवे लाइन जहाँ से गुजर रही है, उसके दोनों तरफ जो है मकान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक रोड जा रही है, जो रोड भी आपको एक पैटर्न सेट करते हुए नज़र आएगी। ये देखिएगा यहाँ पर एक पैटर्न सेट हो गया। यहाँ पर रानी गाँव में देखेंगे तो यहाँ पर रानी गाँव में बीचों-बीच आपको यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है? यहाँ पर पर्वत है और इस पर्वत होने के कारण यहाँ पर आपको उस पर्वत के चारों तरफ पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर कृषि भूमि आने के कारण पैटर्न सेट आपके नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो नदी, तो नदी के किनारे-किनारे आपको जितने भी जो मकान हैं, वो आपको इसके किनारे-किनारे देखने को मिलेंगे। तो नदी जहाँ-जहाँ बहती है, उसके आस-पास में आप देखेंगे सारे के सारे जो मकान हैं, वो इसके आस-पास भी देखने को मिलेंगे। चाहे आप बरकाना की बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बरकाना, नदी के किनारे दादाई, नदी के किनारे इसी प्रकार से रानी, नदी के किनारे मांडल, नदी के किनारे जितेंद्रा चारनार, ये भी नदी के किनारे। तो जितने भी जो गाँव हैं, वो नदी के किनारे बसी हुई हैं क्योंकि इनकी जल की आपूर्ति इसी के माध्यम से होती है। तो पैटर्न इसी प्रकार से भी सेट हो सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है? तो पैटर्न किस प्रकार के होते हैं? तो कुछ यहाँ पर क्लस्टर्ड देखने को मिल सकते हैं, यानी पास-पास बस्तियाँ हो सकती हैं और कुछ बस्तियाँ हो सकती हैं कि वहाँ पर आपको स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई देखने को मिल सकती हैं। तो गुच्छित होंगे, तो उसमें से भी छोटे-छोटे से पूर्वे यानी ढाणियाँ, मगरे, खेड़ा, दूर-दूर क्षेत्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर खेड़ा की बात करें, तो खेड़ा क्या होता है कि एक मुख्य गाँव से बिल्कुल पास में लगता हुआ जो खेत की भूमि होती है, उसे खेड़े कहते हैं और खेड़े में कुछ लोग वहाँ पर अपना मकान बना लेते हैं और उसे खेड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ बस्तियाँ इस प्रकार से काफ़ी बिखरी हुई बस्तियाँ हैं, जो आपको धारियावाड़, कोंबलगढ़, घोघुंदा, रेलमगरा क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। स्कैटर्ड जो है आमेट, कोटड़ा, नाथद्वारा ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये आपके किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत बताए गए हैं। उदयपुर जो क्षेत्र है, वो किस प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट गुच्छे के रूप में भी देख सकते हैं, बिखरे के रूप में देखने को मिल सकते हैं और विस्तृत रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर आपको पैटर्न सेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? फिर हम आदिवासियों की प्रधान प्रकृतियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रकार के मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं। एक तो है शुष्क क्षेत्र, एक है अर्ध शुष्क क्षेत्र और एक है आर्द्र क्षेत्र, ठीक है? तो ये अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे कि पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र है और चंबल का जो क्षेत्र है, जिसे आर्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो तीनों ही क्षेत्रों की अगर बात करें, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार की बस्तियों की वहाँ पर रूप देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के पैटर्न देखने को मिलेंगे। जहाँ पर पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको बिखरी हुई बस्तियाँ देखने को मिलेगी और जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर आस-पास, पास-पास में मकान ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अलग-अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पर आपको सेट होते हुए देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अलग-अलग पैटर्न, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अलग-अलग प्रकार के पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे कि ये जासत कह सकते हैं यानी बिखरी हुई बस्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
ठीक है। यहाँ पर आपको जो चंबल और माही का जो बेसिन है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी-सी बिखरी हुई बस्तियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अरावली का ये जो क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी विस्तृत बस्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो अलग-अलग प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जैसे कि कॉम्पैक्ट यानी पास-पास में जो मकान मिलेंगे, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली और उदयपुर। यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट बस्तियाँ मिलेगी। बहुत निश्चित रूप में निकटतम यानी कंजेस्टेड एरिया जो मिलेगा, एक मकान और दूसरे मकान के बीच में आपको दूरियां बहुत कम देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा दूरी यानी दो मकानों के बीच में काफी थोड़ी सी दूरी देखने को मिलेगी, वो आपको अलवर, जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक से अधिक जिले आपको एक ही प्रकार की विशेषता देखने को मिलेगी। फिर हम कहते हैं कि विखंडित, ठीक है, हैमलेट यानी मुख्य गांव है और मुख्य गांव के पास आपको एक ढाणी भी देखने को मिलती है। तो ढाणियों वाली जो प्रथा है वो आपको बाड़मेर में मिलेगी, फलौदी में, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में आपको, या फिर उदयपुर का क्षेत्र, भीलवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, यानी यहाँ पर ढाणियां बसने के लिए क्या स्थिति है, या फिर तो वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है या फिर काफी कटापटा क्षेत्र है, वहां पर ढाणी जो प्रथा है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा बिखरी हुई जो बस्तियां हैं वो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, या पूर्णतया जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टांक, झालावाड़, जैसलमेर और गंगानगर, यहाँ पर इस प्रकार की बिखरी हुई बस्तियां देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये तो है उसके प्रकार, अधिवासों के प्रकार। अब अधिवासों के प्रतिरूप किस प्रकार के हो सकते हैं? तो एक रेखा के रूप में हो सकते हैं, एक रस्सी के रूप में हो सकते हैं, चौकोर हो सकते हैं, जो आपके चौकोर बोर्ड जो है शतरंज के आकार के हो सकते हैं, चारों तरफ से परकोटे से घिरे हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, अर्धचंद्राकार हो सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो रेखांकित यानी लीनियर कहाँ पर मिलेंगे? कोई सड़क, नदी, नहर या रेल के किनारे आपको इस प्रकार के लीनियर पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, फीतानुमा तो समांतर रेखाओं किसी रोड के सहारे भी देखने को मिल सकता है, या फिर समानांतर रूप में इस प्रकार से बसे हुए देखने को मिल सकते हैं। चौकोर लगभग चतुर्भुज के आकार के आपको पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये चेकर बोर्ड का जहाँ पर 2 रोडें एक दूसरे को काटती है, तो उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम की ओर इस प्रकार के नियोजित जो पैटर्न होते हैं। चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र, चाहे कुंभलगढ़ का क्षेत्र ले लीजिए, जोधपुर का परकोटा देख लीजिए, आपके सोजत में भी परकोटा है, इसी प्रकार से जयपुर का एक परकोटा है। हर जहाँ पर पहले प्राचीन काल में किले हुआ करते थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए परकोटे तैयार किए जाते हैं। तो परकोटे वाले पैटर्न भी देखने को मिलता है, यानी बीच में पूरा का पूरा शहर है और चारों तरफ से दीवार घिरी हुई है। इसी प्रकार से अर्धचंद्राकार, तो किसी तालाब के पास, जैसे कि ये तालाब है, ठीक है? और इस तालाब के पास यहाँ पर लोग बस गए। तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार पैटर्न यहाँ पर सेट देखने को मिल सकता है। तो अलग-अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इन्हीं को किसी चित्रों के माध्यम से बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा, जो लाइन दिख रही है ये रास्ता है और रास्ते के चारों तरफ ये छोटे-छोटे से मकान देखने को मिलता है। ठीक है? इस प्रकार के ग्रामीण बिखराव। फिर रेखांकित यानी लीनियर पैटर्न, किसी रोड जा रही है, उस रोड के एक किनारे पर आप देखिएगा नदी जा रही है, तो नदी के एक किनारे पर मकान बने हुए हैं या किसी सड़क के किनारे बने हुए हैं, तो इस प्रकार के रेखांकित। सामूहिक, ठीक है? एक ही गाँव में कह सकते हैं इस प्रकार से जो वृक्ष की जो जड़ें जा रही हैं, उस प्रकार से रस्सीनुमा, यानी किसी रोड के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, तो उसको कह सकते हैं हम रस्सीनुमा कह सकते हैं। एकत्रित, इसमें देखिएगा बीच में बहुत सारी रोडें जा रही हैं, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। किसी 2 रास्ते जा रहे हैं और बीचों-बीच में परकोटे के अनुसार बना हुआ है, तो ये गोलाकार गाँव हो गया। ठीक है? परकोटा है या चारों तरफ दीवार है, बीचों-बीच बहुत सारे गाँव बन गए। इसी प्रकार से जब 2 रोडें या 2 से अधिक रोडें एक-दूसरे को स्क्वायर में काटती हैं, प्लान्ड जो सिटी होती है, वहाँ पर आपको चौकोर प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। परकोटे से घिरा हुआ इस प्रकार का गाँव देखने को मिल सकता है, शतरंज के आकार का देखने को मिल सकता है। तो अलग-अलग प्रकार के पैटर्न यहाँ पर सेट हो सकते हैं, अलग-अलग, जैसे कि यहाँ पर चौकोर पट्टी, ठीक है, समी प्रतिरूप, निहारिका यानी नेबुलर पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको स्टार या जो एरो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको अर्ध वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिल सकता है, यानी सेमी सर्कल पैटर्न देखने को मिल सकता है, स्टार पैटर्न देखने को मिल सकता है, लीनियर पैटर्न देखने को मिल सकता है, जो त्रिज्याकार यानी अरीय जो पैटर्न है, यहाँ पर रोडे देखिएगा, ये मुख्य जो ये कोई मैदान, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, उस पर सारी की सारी रोडे आ रही है। तो अलग-अलग प्रकार के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रभाव
इसको भी हम, ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक बार पूरा एकदम बता देता हूँ कि किस प्रकार से पैटर्न्स यहाँ पर सेट होते हैं। इसकी एक क्लास और करेंगे हम, ठीक है? तो लीनियर पैटर्न हो चाहे दूसरे अलग-अलग प्रकार के पैटर्न हो, वो किस प्रकार से तय होते हैं। फिर हम बात करते हैं जिस प्रकार से इनका ग्रहों के निर्माण की सामग्री किस प्रकार की। तो ग्रहों को बनाने में हम किस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग करते हैं और मिट्टी के जो मकान होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो छतों के लिए हम खपरेल यानी जो थेपड़े हैं उनका प्रयोग करते हैं। या विभिन्न प्रकार की जो मृदा होती है उस मिट्टी को पका कर हम विभिन्न प्रकार के जो थेपड़े होते हैं या खपरेल जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। कहीं पर आपको पत्थरों का प्रयोग तो अलग-अलग प्रकार के, जैसे कि मिट्टी का जो प्रयोग है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, या जो कच्चे मकान या जो खपरेल वाले जो मकान हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पत्थर वाले मकान हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासियों के जो टपरे होते हैं, जो छोटी-छोटी सी झोपड़ी होती है वो पत्थरों की बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी कम मिलती है और वहाँ पर पत्थर ज़्यादा मिलते हैं। तो इसी प्रकार से घास-फूस के क्षेत्र जो रहेंगे, वो कहाँ पे मिलेंगे? तो अरावली के आस-पास के क्षेत्रों में आपको घास-फूस के मिलेंगे। कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर मिश्रित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा का जो क्षेत्र है, जहाँ आवागमन का क्षेत्र है, आसानी से भवन निर्माण की सामग्री को पहुँचाया जा सकता है। तो वहाँ पर अलग-अलग प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट का भी, लोहे का भी प्रयोग किया जाएगा, चद्दर का भी प्रयोग किया जाएगा, तो अलग-अलग प्रकार की सामग्री का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर अगर हम देखें, तो पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको इस प्रकार के झोपड़े, चाहे बीकानेर का क्षेत्र हो, चाहे नागौर का क्षेत्र हो, चाहे बाड़मेर का क्षेत्र हो, वहाँ पर आपको झोपड़े देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार के झोपड़े चारों तरफ कह सकते हैं कंटीली बाड़ जो बेर होती है, बेर की जो झाड़ियाँ होती हैं, उसकी यहाँ पर चारों तरफ दीवार देखने को मिलेगी। जालौर या भीनमाल के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो कैक्टस होते हैं, उनकी दीवारें वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? पैटर्न किस प्रकार से होता है तो पशुओं को रखने के लिए स्थान, कमरा 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 फिर चौक रखते हैं, स्टोर बनाते हैं, यहाँ पर बैठने का कमरा, बरामदा, इस प्रकार के हमारे पैटर्न्स तैयार होते हैं, कहाँ पर? उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। इसी प्रकार से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत दिखेगा ये इस प्रकार से झोपड़ा यहाँ पर बनाया गया है। साधारण कृषक फैमिली का जिस प्रकार का मकान होता है, इसी प्रकार से ये पड़वा, बड़ा-सा जो साल जो चित्र होते हैं उसे आप पड़वा कहते हैं। इसी प्रकार आदिवासियों का जो चित्र है, वहाँ पर इस प्रकार के टापरा देखने को मिलेगा। पर्वतों के बीच इस प्रकार के खोलरू जनजातियों ग्रासियों का जो मकान है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो अलग-अलग पैटर्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सारी पैटर्न्स को हम कल की एक और क्लास ले लेंगे, उस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के लिए।